नमस्कार, स्वागत है आप सभी का C9 के हब में। मौर्य राजवंश और मौर्य राजवंश में आज हम सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, अशोक। अशोक को लेकर हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। अशोक का धर्म क्या था और अशोक के कुल कितने शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं, अभिलेख प्राप्त होते हैं। पूरे भारत में अगर हम देखें या भारत के आसपास का जो क्षेत्र रहा वहां पर आप देखें तो अशोक के 33 अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। ये जरूर याद रखना है, अशोक सम्राट शासक थे और सम्राट शब्द जो है वह भारतीय इतिहास में दो शासकों के आगे लगाया जाता है, एक अशोक और दूसरे थे अकबर। भारतीय इतिहास में जो सम्राट शब्द लगाया गया वह सिर्फ दो शासकों के आगे लगाया गया था, एक अशोक और दूसरे थे अकबर। अशोक के समय में आप सभी को पता है कि किस तरह से अशोक सूबेदारी संभालने के लिए वह उज्जैन आते हैं और इस दरमियान उज्जैन में एक कंस्ट्रक्शन करवाते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है, और एक विदिशा की राजकुमारी से शादी करते हैं। आइए अब हम समझते हैं। यहां पर अशोक के कालखंड की बात करें तो 279 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व का समय कालखंड था अशोक का। अशोक कौन था और क्या था? अशोक के बारे में कहा जाता है कि अशोक बिंदुसार का लड़का था, और बिंदुसार का एक और लड़का था सुशील, या जिसको सुमिस भी कहा जाता है। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में सिंहासन प्राप्त कर लिया था जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई। बिंदुसार एक बड़े शासक थे और बिंदुसार के रहते हुए ही अशोक ने अपने पिता के साम्राज्य को उज्जैन तक पहुंचा दिया था। सिंहासन 273 ईसा पूर्व में तो मिल चुका था, फिर भी अशोक क्या करता है कि 4 साल तक गृह युद्ध में रत रहने के कारण, रत शब्द का अर्थ होता है व्यस्त, बिजी, 4 साल तक अशोक बिजी रहा, और इस कारण अशोक का जो वास्तविक राज्य अभिषेक है 279 ईसा पूर्व में होता है। राज्य अभिषेक से पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था। यह उज्जैन के राज्यपाल को लेकर कई बार आपको मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज या कहें कि अन्य जो स्रोत है वहां पर आपको बार बार बताया जाता है। उज्जैन का जब यह राज्यपाल था तो यह फिर यह बताइए कि इसको राज्यपाल के लिए यहां पर क्यों पहुंचाया गया था? क्या इसलिए पहुंचा दिया गया था कि मगध साम्राज्य का एक पार्ट था अवंती? क्या इसलिए अशोक यहां पर आया था कि किसी लड़की से वो स्नेह करते थे, प्रेम करते थे? अशोक को यहां पर इसलिए पहुंचाया गया था कि अशोक को यह बताया जाए, क्योंकि उनके जो पिता थे उन्होंने तक्षशिला वाला जो पार्ट था वह सुमिस के हाथों में दे दिया था। सुमिस वहां का सूबेदार हुआ करता था। यानी इसके बाद फिर बात आती है कि अशोक को कहां पर पहुंचाया जाए। अशोक को एक ऐसा पार्ट दिया गया जहां की जलवायु भी बड़ी अलग थी, और इस जलवायु में अशोक कभी नहीं आए थे। तो अशोक को उज्जैन की सूबेदारी सौंप दी गई और अशोक को कहा कि आप जाइए, आप उज्जैन के राज्यपाल हैं। उज्जैन यानी सिर्फ अकेला उज्जैन नहीं था, अवंती महाजनपद का एक बड़ा पार्ट था ये, और उस पार्ट को संभालने के लिए आप पहुंचे थे अशोक। अशोक जब विदिशा होते हुए जब आ रहे थे राज्यपाल का पद संभालने के लिए, तो रास्ते में एक खूबसूरत लड़की से उनकी भेंट होती है, जिसको आप देवी या देवीश्री कहते हैं। मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज के स्रोतों में आपको यही बताया गया है कि आप बस इतना पढ़ो, बाकी कुछ नहीं। और मैं कहूंगा कि इतना मत पढ़ो, बाकी सब कुछ पढ़ो। अरे ये तो वो बताता है जिसको नहीं पता है। अब नहीं जिसको पता हो तो तुमको यही बोलेगा कि रहने दो, ये नहीं आएंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट में भी क्वेश्चन तो है। अब इतना काफी थोड़ी ना है कि वो एक धन्ना सेठ की लड़की थी, उससे शादी कर लेके चलो भैया हो शादी, निगाह विगाह विवाह विवाह जो भी है वो करवा दिया ना, अशोक के पीले हाथ कर देना, उसके भी पीले हाथ कर देना, जाओ रवाना हो जाओ। वो भी किसी की बेटी थी, लड़की थी। शादी ऐसे नहीं होती है जैसे तुमको बता दिया गया। अशोक को लेकर बोल दिया कि जाओ तुम तो इतना पढ़ लो, इतना तुम्हारे लिए पर्याप्त है। भाई देवी का अगर आपसे वास्तविक नाम पूछा जाए तो फिर आप क्या आंसर करोगे? नहीं, नाम पूछा जाएगा फिर आपको क्या आंसर करना है बताइए आप लोग।
अरे आपके पास आंसर करने के लिए कुछ है ही नहीं। व्यापारी की पुत्री श्री देवी जो थी, अब मैं भी लिख देता हूं यहां पर, श्री देवी का एक वास्तविक नाम क्या मिलता है? महाबोधि वंश में इसका उल्लेख किया गया है। लिखो लिखो लिखो, महाबोधि वंश में क्या नाम बताया गया है? भाई नाम बताया गया है इसका वे दी सम हा देवी, वेदिस महादेवी, ये नाम मिलता है महाबोधि वंश में। और यह बताया गया है कि यह शाक्य कुल की लड़की थी। जो आगे आपको पढ़ने को मिलने वाला है। तो देखिए 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हो गया, यानी कि राज्याभिषेक तो हो जाता है वास्तविक वाला। और इसके बाद क्या है कि उज्जैन का राज्यपाल था। ठीक है भाई, राज्यपाल का कार्यभार सौंप दिया बच्चे को, तो वो आ गया राज्य काम संभालने के लिए। यहाँ पर संपदासिका जो कि घोष के एक रचना है उसमें इसका उल्लेख किया गया है कि वो कहाँ का राज्यपाल था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, यानी कि देखो क्या हो गया, राज्याभिषेक हो गया, राजा बन गया अशोक, है ना। और राज्याभिषेक के बाद दया नदी के तट पर, किसके तट पर? दया नदी के तट पर अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध पर, युद्ध होता है या कहे कि कलिंग पर आक्रमण कर दिया। रिवर साइड याद रखना है, दया नदी। बाकी ये 8वें वर्ष बाद हुआ, ये भी याद रख लो। कलिंग का युद्ध होता है और ये एक निर्णायक युद्ध होता है। इसके बाद अशोक कलिंग विजय के बाद ये प्रतिज्ञा लेते हैं और एक नया मोड़ आता है इस युद्ध में। फिर डिसीजन लेते हैं कि नहीं, मैं आज के बाद कोई ऐसे युद्ध वगैरह नहीं करूंगा, ये सब गलत है वगैरह वगैरह, वो सारी बातें होती हैं यहाँ पर। ये पार्ट बेसिक है, थोड़ी सी देर में गूगल कर लो, मिल जाएगा आपको। हेलो गूगल बोल दो, मिल जाएगा आपको कि कलिंग आक्रमण हुआ था अशोक का। गूगल कर लो, ये पूछ लो कि कब हुआ था, नहीं मिलेगा। कापी किताबों में ढूंढ लो कब का है सन, नहीं मिलेगा आपको, आप नहीं बता पाएंगे। और पीसीएस स्टेट लेवल के एग्जाम में तो ये प्रश्न पूछे जाने हैं आप लोगों से। कलिंग विजय ने अशोक के जीवन और शासनकाल में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उसकी सेनाओं ने युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों को मार डाला और 1.5 लाख सैनिकों को कैद कर लिया। एक बड़ा नरसंहार था ये उस समय। अशोक के साम्राज्य का जो विस्तार आपने देखा, कलिंग विजय प्राप्त हो जाने के कारण साम्राज्य के जो विस्तार देखने को मिलता है बंगाल की खाड़ी तक देखने को मिलता है। कहां तक? बंगाल की खाड़ी तक विस्तारित था ये एक निर्णायक युद्ध होता है। अशोक बौद्ध धर्म अनुयायी था या उसके समय में बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम आगे चर्चा करेंगे। अशोक ने 269 ईसा पूर्व यानी 232 ईसा पूर्व तक रूल कर रहा है। कलिंग युद्ध में हुए इस व्यापक नरसंहार या कहें कि इस खून खराबे ने अशोक को विचलित कर दिया और परिणाम यह निकला कि अशोक ने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, जबकि इसके पूर्व वह ब्राह्मण मत अनुयायी था, यानी कि अशोक क्या था? ब्राह्मण था। उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली अशोक ने। ये अब कैसे टर्न होता है अशोक की लाइफ में, इसके लिए आपको भारत का मानचित्र बना लेना चाहिए और बनाते समय यह भी ध्यान रखा जाए कि वह मानचित्र कंप्लीट बने। जब भारत का मानचित्र बन जाता है, थोड़ा कलर भी बदल लिया जाता है और कलर चेंज करके कुछ नया अपनापन लाया जाता है। अब देखिए, अशोक बौद्ध धर्म अनुयायी तब बनता है जब कलिंग युद्ध हो जाता है या कहे कि उसके बाद उसका मन विचलित होता है। अशोक क्या करता है कि उपगुप्त, ये उपगुप्त से कहां जाकर मिलता है? उपगुप्त कहां पर था? मथुरा में था। अशोक कहां जाएगा? मथुरा जाता है। अशोक मथुरा पहुंचता है और मथुरा पहुंचकर उपगुप्त नामक एक व्यक्ति से बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आता है।
उपगुप्त क्या था? बौद्ध भिक्षु था। और यहां पर संपर्क में आने के बाद वह क्या है कि बौद्ध धर्म में रुचि बढ़ाता है, या कहें कि बौद्ध धर्म को अपना लेता है। अब जब अशोक यहां बौद्ध धर्म अपनाने आया है, यानी कि अब बड़ा नरसंहार किया और आप यहां पर अपना अच्छा चरित्र बताना चाहते हो, आपने कहीं लाखों लोगों को तो मार दिया। तो इसके बाद जो दूसरे बौद्ध धर्म के लोग थे वो नाराज हो गए। याद रखना कि अशोक के समय बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई थी। क्या हो गया था? अशोक के समय बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई। क्या याद रखोगे? फूट पड़ गई। और इसको दूर करने के लिए वो क्या करता है? आप एक बुद्ध संगति का आयोजन करता है। दूर करने का यहां पर प्रयास तो करता है, बट अभी नहीं कर पाता है वो। तो इस तरह से अपने अशोक के एक बहुत अच्छे चैप्टर को यहां पर समझा। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश व महावंश स्पष्ट कहा गया है कि अशोक एक ने एक विद्वान से बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, यानी कि उपगुप्त से जो बौद्ध धर्म स्वीकार करता है, इसकी जानकारी हमें कहां पे प्राप्त होती है? दीपवंश और महावंश से प्राप्त होती है। और इसके अलावा एक चीनी यात्री ने भी उल्लेख किया है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, तो उस चीनी यात्री का नाम भी आपको पता होना चाहिए। चीनी यात्री युआन चांग। चीनी यात्री युआन चांग ने भी अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने की जानकारी को बताया है। सारनाथ लेक से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, इसकी जानकारी हमें मिलती है। इस तरह से अशोक क्या करता है कि यहां पर बौद्ध तीर्थ यात्रियों के कहीं स्तूप बनाता है, इन समस्या को दूर करने के लिए, जो लोग नाराज हो गए थे उससे। और उन्हीं स्तूपों में आप मध्य प्रदेश में देखते हैं। और इसके बाद वह बौद्ध धर्म या धर्म अवलंबियों की एक सभा भी बुलाता है। इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि वह बौद्ध धर्म का पक्का उपासक था अशोक के सार्वभौम या के धर्म की जो शिक्षा मिलती है, अशोक सिद्धांतों आदर्श से देश विदेश में प्रचार किया। वे किसी भी धर्म विशेष के सिद्धांत नहीं थे। वो अशोक ने कई चीजों को बढ़ावा भी दिया। तो इस तरह से अशोक की एक अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। एमपीपीएससी में पीसीएस असिस्टेंट लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, आप आंसर कर दीजिएगा कि अशोक ने या अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने की जानकारी कौन से चीनी यात्री ने दी है। अशोक का जो 12वां शिलालेख था, बारहवां शिलालेख अशोक का सब धर्मों की पारस्परिक और उनकी समीनता का परिचय देता है और सहीनता को दिखाता है। वह श्रद्धा पर विशेष बल दिया गया, यह जरूर याद रखना। 12वां अभिलेख, श्रद्धा पर विशेष बल दिया गया। क्या याद रखोगे? श्रद्धा पर विशेष बल दिया गया। इस भावना को विकसित करने के लिए उसने 4 मुख्य तरीके बतलाए हैं। यानी कि 12वें अभिलेख से स्पष्ट होता है सभी धर्म जो सार तथा मूल तत्व है उनकी बात करें आप, उसकी अभिवृद्धि करना चाहिए। पहला पाठ बताता है। दूसरा पाठ बताता है दूसरे धर्मों की निंदा ना करना और सब धर्मों की आधारभूत एकता पर जोर देना। विभिन्न धर्मों के लोगों का परस्पर मिलना और विचार विनिमय करना या विनिमय करना। अन्य धर्मों के ग्रंथों को अनुशीलन करना जिससे मनुष्य के दृष्टिकोण का विकास हो। अनुशीलन का मतलब है कि अपनाइए उसको।
अशोक की 4 बातें, और 4 बात में से एक बात लिखकर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि चलिए बताइए कि अशोक के कौन से अभिलेख से जिसकी जानकारी प्राप्त होती है, या अशोक के कौन से अभिलेख में यह कहा गया है कि दूसरे धर्मों की निंदा ना करना और सब धर्मों की आधारभूत एकता पर जोर देना। अशोक का कौन सा अभिलेख ये जानकारी देता है? तो वह है 12वां अभिलेख। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, 4 पॉइंट आपको बता दिए हैं। मैं चाहूंगा कि आप उसको नोट कर लें, नोट कर ले और अच्छे से अपने नोट्स में बना ले, आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो इस तरह से आप देखिए, एक पाठ बताया अशोक ने और उस पाठ को आपने देखा यहां पर। अशोक के शिलालेख हमें देखने को मिलते रहते हैं, अपितु मध्य प्रदेश ही नहीं भारत के अन्य स्थानों पर भी अशोक के शिलालेखों की जानकारी मिलती है। हमने 33 अभिलेखों की बात की है। धर्मलेख खुदवाना, धर्मलेख खुदवाना। अब अशोक का धर्मलेख खुदवाना क्या था? देखिए, अशोक ने अपने साम्राज्य की समस्त शक्ति धर्म प्रचार में लगा दी। अपने राज्य और सरल सर्वनाम नियमों का उसने पालन किया। चट्टानों तथा स्तंभों पर खुदवाया। किस पर? चट्टानों और स्तंभों पर। तो इस तरह से एक अच्छी बातें अशोक ने यहां पर बताई है। उसके 14 शिलालेख है अशोक के। नोट करें, अशोक के शिलालेख कितने बेटा? ये क्वेश्चन आएगा तो शिलालेख कितने अशोक के? 14। याद रखो, स्तंभलेख कितने हैं ये भी आपसे पूछा जाएगा। 7 स्तंभलेख है। ये याद रख लो। और कुछ गुहालेख है। गुहालेख यानी कि गुफाओं पे लिखे गए लेख। तो इस तरह से अशोक के कई शिलालेख हमें यहां पर देखने को मिल जाते हैं। उसकी प्रशासन सुधार व्यवस्था बड़ी अच्छी थी अशोक की। निजी कार्यकलाप उसके बड़े अच्छे थे। अब बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू होगा। अशोक के शिलालेख, अब अशोक के 12वें शिलालेख को आपने देखा। अब 13वां शिलालेख प्रकाश डालता है कलिंग युद्ध की विजय पर। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा कि अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध के विजय पर प्रकाश डालता है, तो आपको आंसर करना चाहिए। यह भी आपको पता होना चाहिए। वो 13वां शिलालेख था। विश्व में बौद्ध धर्म का सबसे पहला जो प्रचार प्रसार शुरू हुआ था वो सांची मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था। अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा सांची से ही बोधि वृक्ष ऐसे हाथ में रखकर गए थे और ये बोधि वृक्ष लेकर वो श्रीलंका गए। श्रीलंका में ये बोधि वृक्ष कहां पर स्थापित किया गया? तो अनुराधापुर में किया गया। अनुराधापुर वर्तमान में भी अनुराधापुर में यह बोधि वृक्ष आज भी सुरक्षित है। अशोक ने कहीं लोकहित कार्य किए हैं। उस लोकहित कार्य में अशोक ने क्या कहा है वो आपको पता होना चाहिए। मैंने सड़कों पर बरगद तथा आम के वृक्ष लगाए, प्रत्येक 1.5 किलोमीटर पर कुएं खुदवाए हैं और पशुओं तथा मनुष्य के लिए जलाशय बनवाए हैं। इसके अतिरिक्त अशोक और भी बातें करते हैं। अशोक ने चिकित्सा के लिए अस्पताल भी खुलवाए, यानी कि मेडिकल हॉस्पिटल भी खुलवाए। चिकित्सा संबंधी जड़ी बूटियों के नाम भी अशोक ने अपने दिए हैं। चोरल, पांडे, करेल पुत्र और सात्य पुत्र तथा लंका सीरिया आदि देशों के हित के लिए उसने धन से चिकित्सालय अधिक खुलवाए हैं। यानी कि अशोक के जो ये लोकहित कार्य थे वो भारत तक सीमित नहीं थे। पड़ोसी देशों में कहां पर? देखो, चोल में भी उसने हॉस्पिटल बनवाए, ठीक है। इसके अलावा करेल पुत्र, इसके अलावा देखिए लंका यानी कि श्रीलंका, लिखते चलो, सीरिया। अब देखो सीरिया वाला पार्ट वर्तमान का इराक है। इराक सीरिया आपने नाम सुना ही होगा। तो वहां तक अशोक का महत्व था भैया। तो अशोक बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर अच्छे से याद रखो।
अशोक के शिलालेख। अब प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो शिलांग में था, यानी कि जब बोधि वृक्ष लेकर गए थे तो प्रथम पड़ाव जो था वो शिलांग में था। शिलांग जाने से पहले देवी का बेटा महेंद्र माँ से मिलने जब बैसनगर आया तो माँ ने उसे चैत्यगिरी लेकर गई। यहाँ पर एक रात रुके हम अपनी माता के साथ और फिर यहाँ से चले गए, और देवी हमेशा चैत्यगिरी में ही रुकी। बौद्ध धर्म की यात्रा का शिलालेख की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है कि विश्व में प्रथम जो प्रचार प्रसार शुरू हुआ वह कहाँ से हुआ, इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? देखिए, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है मध्य प्रदेश में सीहोर डिस्ट्रिक्ट की जो बुधनी तहसील है, बुधनी तहसील के पास है सरामरू। यहाँ पर 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक प्राचीन मठ परिसर में बौद्ध गुफाओं का पुरातत्विक स्थल है ये, और यहीं से पान गुराड़िया जो है, यहाँ से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि विश्व का प्रथम प्रचार प्रसार जो शुरू हुआ था वो सांची मध्य प्रदेश से हुआ था। इसकी जानकारी यहाँ पर खुदवाई गई है। अशोक के जो लेख है, लघु शिलालेख जो मध्य प्रदेश में प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से स्थानों से प्राप्त होते हैं? महेंद्र कुमार की यात्रा को उल्लेख किया गया था उसमें। अशोक के लघु अभिलेख, देखो दतिया। अब दतिया में क्या है बेटा? दतिया में सिंधुन की तोरिया भी कहते हैं इसको। और कब का है ये भी पूछा जाएगा, कब से कब तक का ये? 273 से 236 ईसा पूर्व का है। और यहां से अशोक के नाम की जानकारी मिलती है देवनाम प्रिय। प्रियदर्शीन, अशोक के नाम की जानकारी। दूसरा है आपका रूपनाथ, ये कटनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रूपनाथ में क्या है? देखिए, रूपनाथ अभिलेख जो है वो 232 बीसी का है। यहां पर बौद्ध धर्म का पालन करने का एक आदेश है। यहां पर आदेश उकेरा गया है बौद्ध धर्म के पालन को लेकर। रूपनाथ अभिलेख याद रखना है, जिला कटनी मध्य प्रदेश। पहले ये जबलपुर में था क्योंकि कटनी एक अलग से अपना डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। और ये पाली भाषा में लिखा गया है। लैंग्वेज इसकी क्या है? पाली। दो हो गए। तीसरा मिलता है सांची में। ये सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है मालवा का। और चौथा मिलता है सरामरू, जो पानगुराड़िया में है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट, जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा। तो 4 यहां पर आपको अभिलेख देखने को मिल जाएंगे। देखिए, अशोक को लेकर कई जानकारी हमें पढ़ने को मिलती रहती है, बट जो वेरीफाइड है वो तो यही है। और अशोक के जितने भी धर्मलेख थे, अशोक के धर्मलेख भारत के अलावा सभी भागों में मिलते हैं। उनके साम्राज्य का विस्तार बड़ा था, ठीक है। बोलचाल की भाषा प्राकृत थी, यह जरूर याद रखना। अशोक के समय बोलचाल की भाषा प्राकृत थी, और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी थी। ये जरूर याद रख लीजिएगा
केवल 2 लेख खरोष्टी लिपि में है, उसके बाद सभी लेख आपको इसी भाषा में मिलेंगे। तो इस तरह से यहां पर लेख आपको पढ़ने को मिल जाएंगे अशोक के। हालांकि मैं आपको पूरे बताऊंगा यहां पर, और इतना नोट कर लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ये फटाफट नोट कर लीजिएगा बेटा, यहीं पर डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि खाली स्लाइड यही है हमारे पास। चले, तो ये हो गए अशोक की कुछ जानकारियाँ आपको। अब एक फैक्ट जो आपको नहीं पता है वो जरूर बता देता हूँ अशोक को लेकर। देखो, तृतीय बौद्ध संगीति, इसके बारे में आपने पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे से। अशोक ने, या अशोक के शासनकाल के 70वें वर्ष में अशोक ने महामौद्रिक पुत्र तिष्य के सभापतित्व में बौद्ध संघ की आंतरिक फूट को दूर करने के लिए एक सभा बुलाई। यह तीसरी बौद्ध संगति थी। तृतीय मतलब तीसरी। नौ महीने के विचार विनिमय के बाद, कितने 9 महीने चलती है ये जरूर याद रखना। यहां पर विचार विमर्श होता है और उसके बाद वास्तव में इस सभा को फिर बाद में समाप्त किया जाता है। और इसी तृतीय बौद्ध संगति के बाद देश विदेश में प्रचारक भेजने का कार्य तेजी से शुरू होता है। यानी कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार शुरू होता है तृतीय बौद्ध संगति के बाद, जिसकी पहली यात्रा शुरू होती है मध्य प्रदेश के सांची से। तो ये कॉन्सेप्ट है, याद रखो। तो ये हो गया आपका चले। तो अशोक के अपने शासनकाल के 10वें वर्षों में सर्वप्रथम उसने बोध गया की यात्रा की। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भैया उसने कहाँ की यात्रा की, बोध गया की। अशोक ने अपने शासनकाल में 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की तथा लुम्बिनी के ग्राम को कर मुक्त कर दिया था, यानी कि टैक्स फ्री किया अशोक ने यहाँ पर। और कई बार बताया कि टैक्स उसने कम किया था बट फ्री कर दिया था उसने यहाँ पर। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उद्यान के लिए जिन आचार विचारों को प्रस्तुत किया था उसके अभिलेखों में उसको धम्म कहा गया है। अशोक के शासनकाल के पूर्व विहार यात्राओं का प्रचलन था, जिसे मनोरंजन के लिए या कहे कि पशु का शिकार किया जाता था। इसको यहाँ पर आप
अशोक ने इसके स्थान पर धर्म यात्रा का प्रावधान कर दिया, यानी कि किसी भी धर्म के जो जाएंगे उपासक उनका वेलकम करो, वो ब्राह्मण हो, वृद्ध हो, जो भी हो, उन सभी धर्म के जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी का आदर किया जाए जब वह यात्रा से गुजर रहे हो। तो ये आपको पढ़ना चाहिए। अशोक का प्रथम शासक था जिसके अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को उसने संबोधित किया। इसकी प्रेरणा उसने ईरानी शासक दारा फर्स्ट से ली थी। ये क्वेश्चन भी आता है। अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी, मानसेरा पाकिस्तान के अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, ये जरूर याद रखना है। अशोक के तक्षशिला, लघमान के और अफगानिस्तान के अभिलेख आर्मेक लिपि में पाए गए हैं। हालांकि मैं आपको पूरे बताऊंगा यहाँ पर। अशोक का सर्य कुना अफगानिस्तान अभिलेख आर्मेक व ग्रीक यानी कि द्विभाषी और द्विलिपिक उत्कीर्ण है, यानी कि इस भाषा में इसको उकेरा गया है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता हासिल की थी वो जेम्स प्रिंसेप ने की थी 1837 में। ये प्रश्न भी आता है। अशोक के शासनकाल में बड़े धनी लोग थे और उसके अंतराल में प्रवेश करते थे। पाटलिपुत्र जो पटना को घेरने वाली 40 किलोमीटर की एक लंबी वॉल का निर्माण भी अशोक ने करवाया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के उज्जैन में देवास गेट का निर्माण भी आपको देखने को मिलेगा। ये अशोक जब वहाँ का राज्यपाल था उस समय उसने देवास गेट का निर्माण करवाया था। ये देवास गेट आज भी उज्जैन में स्थित है। अब अशोक के वास्तविक नाम की खोज शुरू होती है कि भैया इसका वास्तविक नाम क्या था और कहां से शुरू होता है। आज से 150 वर्ष पूर्व अशोक का स्थान मौर्य सम्राटों में नग्न ही था। पुराणों में अशोक का क्या खास उल्लेख नहीं था, बट 1837 में ब्राह्मी लिपि में एक अभिलेख मिलता है प्रिंसिप को। ये देवनाम पियदसी की उपाधि प्राप्त राजा का वर्णन किया गया है। इस अभिलेख में अशोक की उपाधि राजा के रूप में प्राप्त होती है और ये अभिलेख कोई और नहीं है, ये हमारा मध्य प्रदेश का गुर्जर अभिलेख है जो दतिया जिसको सिंधोन की तोरिया कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था। ये 1915 में एक अभिलेख और मिलता है जिसमें अशोक पियदसी नाम का वर्णन मिलता है। अनुमान लगाया गया कि यह अशोक का ही नाम था। श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ महावस मसा में भी यह विवरण प्राप्त हुआ कि अशोक को ही पियदसी कहा गया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अशोक का वास्तविक नाम अशोक था। यानी कि अशोक के नाम का प्रमाण जो मिलता है वो मध्य प्रदेश के गुर्जरा अभिलेख से मिलता है। इसकी पुष्टि करता है मध्य प्रदेश का गुर्जरा अभिलेख। रूपनाथ अभिलेख आपको पढ़ा दिया है। आप मौर्य साम्राज्य के पतन को पढ़ते हैं। देवी जो थी वो बुजुर्ग हो जाती है, वो भिक्षुनी बन गई है। इसका पूरा समय जो देवी का है चैत्यगिरी में व्यतीत होता है, चैत्यगिरी में ही मृत्यु होती है ना। तो देवी के कंगन, चूड़ी वगैरह क्या उसके साथ भी सुरक्षित रखे गए मिले ही हैं। सांची के मुख्य स्तूप के पास में एक विहार मिलता है, उसमें आभूषण मिलते हैं देवी के, ठीक है। और सांची स्तूप के शीर्षक पर बनी हुई मानव आकृति को कनिंघम के द्वारा स्वयं सम्राट के अशोक की आकृति होना बताया गया है। और ये यूपीएससी का प्रश्न रहा, इतना जरूर याद रख लीजिएगा। आपको नहीं पता है, यूपीएससी ने इसको बड़े तरीके से पूछा था कि अशोक के कौन सा अभिलेख उसकी स्वयं की आकृति और उसके शासनकाल की या कहें कि उसकी जानकारी भी देता है। लेख अभिलेख भी है और चित्रित अभिलेख भी है, तो वह है सांची अभिलेख। इसकी पुष्टि करते हैं कनिंघम। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपने मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज में इसको कई बार पढ़ा भी होगा। और ये सांची पल्ली आपको लगा कि यार ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वगैरह वगैरह वगैरह, और बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा पार्ट है, सब कुछ पढ़ लिया आपने। बट आपने ये नहीं पढ़ा कि कितनी विशेषताएं हैं इस सांची स्तंभ पर। इस मानव आकृति को लेकर जब यूपीएससी प्रश्न पूछ सकता है, और तरीके से पूछा गया, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि अशोक का कौन सा अभिलेख उसके सचित्रण और लेख की जानकारी देता है। बच्चे कंफ्यूज हो गए कि अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं। वो कोई और नहीं था, वो था सांची अभिलेख जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अशोक सम्राट की मृत्यु होने के बाद जो मौर्य वंश है पतन की ओर अग्रसर होता है। 187 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धत्व को सेनापति पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र में सेना का निरीक्षण करने के लिए बुलाते हैं और सेना के सम्मुख उसकी हत्या कर देते हैं।
और इस तरह से मध्य प्रदेश के धरातल यह कहे कि मगध साम्राज्य पर एक नए राजवंश का उदय होता है जिसको शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। और पुष्यमित्र शुंग का लड़का आता है अग्निमित्र, जो प्रतिनिधि के तौर पर विदिशा पे रूल करेगा और विदर्भ के साथ झगड़ा भी करेगा और बहुत सारी चीजें होगी। और पुष्यमित्र शुंग को लेकर या कह कि अग्निमित्र शुंग को लेकर एक रचना लिखी जाएगी। कालिदास इसका उल्लेख करेंगे मालविका अग्निमित्रम में। तो मौर्य साम्राज्य यहां पर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है अंतिम वृहद्रथ के समय। यह भी आपको पता होना चाहिए। आपको अशोक के अभिलेखों को पढ़ना चाहिए। अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है अशोक के, तो अब उसी पर हम डिस्कस करेंगे। यहां पर सम्राट अशोक का कोलू में एक शेर पिल्लर पाया गया है। यह लाल बलुआ पत्थरों का बना हुआ बहुत ही सुंदर सा है। यह बेल आकार की पुंजी से बढ़कर 18.3 मीटर ऊंचा है। यह 250 ईसा पूर्व का अभिलेख है। अशोक के अभिलेखों की जानकारी में आओ आगे बढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं 2 लघु अभिलेख। क्या कहा गया इन अभिलेखों में? देखो, पहले लेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश पड़ता है। पहला वाला है ना, अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश पड़ता है। दूसरे में धर्म का सारांश है। इससे दूसरा लेख सिद्धापुर, जितिंग, रामेश्वर और ब्रह्मगिरी में पाया गया है। जितिंग इधर लिख देता हूं, रामेश्वरम, ब्रह्मगिरी कहां पर मिला? रामेश्वरम ब्रह्मगिरी में पाया गया है। रूपनाथ मध्य प्रदेश, रूपनाथ मध्य प्रदेश, कटनी वाला आपने पढ़ लिया, एक यहां पर है। हंसराज बिहार जिले के आरा में है, बैराटा जयपुर के पास और मौस्की गवी मठ के पास है। अब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख, इस लेख में अशोक का बौद्ध धर्म होने का प्रमाण मिलता है। अपनाने का प्रमाण है ना, धर्मावलंबी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 14 शिलालेखों में अशोक का एक और है। इसमें अशोक की नीति तथा शासन संबंधित सिद्धांतों का वर्णन है। अशोक की नीति तथा शासन संबंधित सिद्धांतों की विवेचना की गई है, जो इन स्थानों से मिलती है। हम 14 को अब पढ़ेंगे पॉइंट 3 से लगाकर, ठीक है। तो ये हेडिंग बना लीजिए और अब हम पढ़ना शुरू करते हैं 14 अभिलेखों को अशोक के। चलिए, तो तीसरे नंबर का जो था, फिर से लिख देते हैं यहाँ पर। तीसरा जो था आपका वो अशोक का था, और अशोक का कौन सा था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो था 14 शिलालेख हम पढ़ेंगे अशोक के यहाँ पर। 14 शिलालेख है ना, पूरे क्रमबद्ध क्रम पढ़ेंगे अपन यहाँ पर 14 के 14। चलो चलो अब 14 में पढ़ते हैं। पहला कहा, ये जरूर याद रख लीजिएगा, 14 में अशोक की नीति तथा शासन संबंधी सिद्धांतों की विवेचना की गई है। इसमें पहला आपको मिलेगा सवाजगढ़ी, ये पेशावर में है। पेशावर कहां पड़ता है? पाकिस्तान में, ठीक है। अब दूसरा देखिए,
दूसरा है मनसेरा, मनसेरा पड़ेगा हजारा जिले में। तीसरा पड़ेगा आपको कालसी, कालसी पड़ेगा देहरादून में। चौथा पड़ेगा आपको धौली, धौली पड़ेगा उड़ीसा पुरी में, उड़ीसा पुरी में। पांचवा पड़ेगा आपको गिरनार, ये पड़ेगा जूनागढ़ में, जूनागढ़ गुजरात। छठा पड़ेगा आपको चौंगड़, ये पड़ेगा आपको गंजम या गंजाम, गंजाम से लगभग 28 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में है ये। सातवां लिख लो इधर बाहरी, जरागुड़ी, ये पड़ेगा करनाल। करनाल जिले के गुटी में। आठवां लिख लो बेटा सोपारा, ये पड़ेगा महाराष्ट्र के थाना डिस्ट्रिक्ट में, थाना एमएच। इतना समझ जाओगे, बड़े समझदार बच्चे हो तुम लोग। आप कलिंग के 2 पृथक लेख आप पढ़ेंगे आगे से। तो 8 तो ये लिख लिया तुमने, ठीक है। 14 हो जाएंगे अभी देखो, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 पूरे पढ़ा देंगे। चलो ये नोट कर लिया आपने। थोड़ा समय हो जाता लिखने में, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं चलेगा। चौथा है आपका कलिंग के 2 अभिलेख। इसमें है धौली तथा जोगढ़। इनकी संख्या नंबर क्या है? इनकी शिलाओं पर लेख संख्या जो है, शिलाओं पर लेख संख्या जो है वह 11, 12 और 15 उत्कीर्ण है। ये जरूर याद रखना। और उनके स्थान पर पृथक लेके जिसमें उन सिद्धांतों की संख्या दी गई है जहां पर नवविजित प्रशासन चलाने की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आता तुम्हारा गुफा लेख। ये गया से 40 किलोमीटर दूर, गया से लगभग 40 किलोमीटर दूर है ये, और ये पहाड़ियों में है। ये 4 गुफा, उनमें से 3 की दीवारों पर अशोक के लेख है। वॉल पे है ना, दीवारों पर है, दीवारों पर अशोक के लेख है। 3 वॉल पर है इसके लेख अशोक के ना, ये जरूर याद रख लीजिएगा। 5वां हो गया। 6वां है आपका 7 स्तंभ लेख। 7 स्तंभ लेख, ये लेख उत्तर भारत के 6 स्थानों पर पाए गए हैं। उत्तर भारत के 6 स्थानों पर पाए गए हैं, जिनमें दिल्ली टोपा, मेरठ दिल्ली। चलो आप पढ़ते हैं इनको। 7 लेख अभिलेख, 7 स्तंभ अभिलेख उत्तर भारत। अब हम क्या करेंगे कि भारत का मानचित्र बना लेते हैं।
अब देखो भारत का मानचित्र बना लिया, तो इसमें 6 स्थानों पर दिल्ली, ये दिल्ली वाला कौन सा है आपका, ये देख लो, तो दिल्ली वाला है ट्रोपा, ट्रोपा स्तंभ, ठीक है। फिर दिल्ली के पास पड़ेगा मेरठ, मेरठ वाला कौन सा है, ये दिल्ली स्तंभ के पहले ये मेरठ में था, है ना। इसको फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया था, है ना। तो मेरठ से दिल्ली कौन लेकर गया इसको, फिरोज शाह तुगलक लेकर गया, ठीक है। तीसरा है इलाहाबाद, यहीं पे लिख लेते हैं इलाहाबाद। लोरिया, रामपुरवा बाहर लिख लेते हैं, अंदर नहीं लिखते आप। और सातवां है, हो गया ये 6 ना, 6 स्तंभ पाए गए उत्तर भारत में, ये बताया था आपको, तो हो गए 6 कंप्लीट आपके। अब 7वां जो पॉइंट देखते हैं वो ये है लघु स्तंभ लेख, ये इलाहाबाद, सांची, सारनाथ स्तंभ पर पाए गए, इलाहाबाद, सांची और सारनाथ में, ठीक। ये नोट कर लीजिएगा। एक मिलता है तुम्हारा तराई लेक, तराई जो नेपाल वाला पार्ट है, ये रमनदई तथा और निगलीवा, जिसके बारे में मैंने पढ़ाया भी था आपको, यहाँ पर है ना, यहाँ पर पाए गए हैं, नेपाल के तराई में स्थित है। तो इस तरह से आप अशोक के कंप्लीट अभिलेखों को यहाँ पर पढ़ पाते हैं। तो अशोक की बेहतर डिटेल्स आपको मैंने यहाँ पर पढ़ा दी है, और मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए, आपका यहाँ पर मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाता है, इसके बाद शुरू होगा गुप्त, उसके बाद हर्ष। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।